तो पार्ट नंबर 2 लेखांकन सिद्धांत घाटा। एक तो इसमें ये पूछ छोटा सवाल आता है आपके कि मतलब कि गैप का पूरा नाम बताना। इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, हिंदी में भी लिख सकते हो। ज्यादातर इंग्लिश में हिंदी में लिखो जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सामान्य, जनरल मतलब सामान्य, एक्स मतलब होता है स्वीकृत, और अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। ये आता पूछते हैं क्वेश्चन। और इसके बारे में देखो लेखांकन समीकरण व्यवस्था भी, समीकरण भी पूछते हैं। लेखांकन समीकरण क्या है? वो हो जाता है आपके असेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये पूछ देते हैं सवाल। इसमें से कोई भी एक मत दी हुई है तो आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए, बस पक्षांतर करना है आपको। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दोनों को जोड़ लो, ये ज्ञात हो जाएगी। और लायबिलिटी दे रखी है और ये ज्ञात करना है तो इसमें से माइनस कर दो। इन दोनों की जोड़ इसके बराबर होती है। फिर है आपके अवधारणा। अवधारणाओं का देखो, अवधारणा का सही क्रम कौन सा? विकास का सही क्रम। पहले तो विकास क्रम पूछ सकते हैं, लेखांकन विकास का क्रम। एक तो है आपके सबसे पहले अकाउंटिंग करना, फिर है कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा, और ये है आपके लेखांकन, फिर है सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, फिर है आपके परंपराएं। तो ये क्रम पूछ ले तो क्रम से तो लिखना है आपको। कॉन्वेंशन, फिर है आपके मान्यताएं। मान्यता को 3 मान्यताएं हैं आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट के अनुसार। कितनी दे रखी है? मान्यताएं दे रखी है। लेखांकन मान्यताएं पूछ ले, 3 ही है लेखांकन मान्यताएं। एक तो है आपके सुदृढ़ संस्थान, एक तो सत्ता, सत्यता होती है, एक होता है आपके उपार्जन। सुदृढ़ देखो यहाँ पे लिख तो आप चालू व्यवसाय का उदाहरण लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते सुदृढ़ संस्थान लिख सकते हो। या लिख सकते चालू व्यवसाय का उदाहरण लिख सकते हो, चालू व्यवसाय की अवधारणा। इसके बाद परंपराएं, कौन कौन सी परंपराएं हैं? पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा है, सारता की है, एकरूपता की और रूढ़िवादिता की। फिर है मान्यता अवधारणा है। अब अवधारणा देखो आप टोटली आगे 12-15 उदाहरण है, 14 उदाहरण है। आपको हर एक के बारे में आना चाहिए, 2-3 लाइन तो कम से कम आनी चाहिए। सबसे पहले है सूत्र मतलब चालू व्यवसाय का उदाहरण। उसमें दे रखा है कि जब अगर ये उदाहरण है इसके बारे में कह दिया कि इसके बारे में कुछ लिखो, इसका मतलब क्या होता है? चालू व्यवसाय उदाहरण मतलब व्यापार चालू रहेगा आगे, तो हमें व्यापार चालू रखने के लिए क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हम क्या बनाएंगे इस उदाहरण के अंतर्गत? बैलेंस शीट बनाना। इसमें आपके और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसमें संपत्ति में आती है 2 चीजें, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, और दायित्व में आते हैं चालू दायित्व और फिक्स दायित्व आते हैं। और इसमें संपत्तियों को चिट्ठे पर किस दिखाते हैं? ऐतिहासिक लागत पर दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाते हैं। और इसमें प्रीपेड भी आता है। क्यों प्रीपेड क्यों आता है? प्रीपेड का मतलब क्या होता है? एडवांस। एडवांस मतलब अगले सालों के भी लिख सकते हैं, मतलब क्यों हमने व्यापार आगे चलाना है तो अगले साल के खर्चे हम लिख सकते हैं। ये होता है चालू व्यवसाय का उदाहरण। हमें चालू रखना है तो क्या बनाओ? मेन चीज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब होता है आगे ले जाए, बैलेंस होता है ना, बैलेंस आगे भेजना। तो आगे क्यों भेजें? क्योंकि हमें व्यापार और चलाना है। दूसरा है निरंतरता, बस व्यापार लगातार निरंतर चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। और प्रतिवर्ष एक जैसी ही अवधारणा होगी, मतलब कि जो हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं पहले साल वही दूसरे साल वही 30 साल चेंज नहीं करना है। क्या इस बार काम ये कर लिया, दूसरी बार काम ये कर लिया, अकाउंट अलग अलग बनाओ, खाते अलग अलग, हर साल आपको एक ही उदाहरण के अंतर्गत चलना है। फिर है आपके उपार्जन के उदाहरण। उपार्जन मतलब उधार, हर एक चीज रोकड़ पे नहीं होना चाहिए, उधार पर भी होना चाहिए।
दो आधार होते हैं, आधार पूछ देते हैं क्या आधार कहते हैं, एक उपार्जन और एक रोकड़ है। उपार्जन में उधार भी आता है, रोकड़ में केवल केस में कौन काम करते हैं, डॉक्टर, वकील वो, और जो उपार्जन है वो हम व्यापारी करते हैं। व्यापारी उपार्जन आधार पर काम करता है, नहीं तो फिर व्यापार चलता नहीं। और जो रोकड़ आधार पर काम करते हैं वकील, सीधे आप जाओ पहले पैसे लेंगे, डॉक्टर है तो पहले पैसे फिर इलाज। फिर है आपके इसमें सत्ता के उदाहरण और उपार्जन के उदाहरण को मिलान के उदाहरण भी कहते हैं। फिर सत्ता के उदाहरण मतलब इसमें अस्तित्व होता है व्यापारी का। तो देखो स्वामी का अस्तित्व व्यापार से एक तो होता है अलग, व्यापार अलग और व्यापारी अलग। दूसरा है स्वामी क्या होता है, व्यापार का लेनदार होता है क्रेडिटर रूप में। जैसे मान दूसरे व्यक्ति होते हैं वैसे आपको उसको भी समझना है। फिर है आपके मुद्रा मापन मूल्यांकन, मतलब हर एक चीज को मुद्रा में मापना, पैसे में मापना, उधार नहीं होने चाहिए। और वही चीजें लिखनी जिसमें पैसा आए या जाए। किसी की नियुक्ति करना है उसके अंतर्गत आपके अकाउंटिंग के अंतर्गत नहीं आता है, या किसी को बाहर निकालना है, किसी को नया लाना है, या कोई चीज नहीं लेके आना व्यापार में, अगर उसको पैसे के रूप में लेके आए हैं तो उसकी एंट्री होगी। और अगर हम ऐसे ही कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं जिसका आपके पैसों से कोई लेन देन नहीं है तो वो हम इस अकाउंटिंग में नहीं लिखेंगे। फिर अवधि का उदाहरण, अवधि कितने महीने की होती है, 12 माह की। खाते कब बंद होंगे, 31 मार्च और 31 दिसंबर के बंद होंगे। ये तो होगा आप कौन सी अवधि के उदाहरण। अवधि मतलब टाइम ध्यान देना है, नाम से हिसाब चलना है। और पूर्ण प्रकटीकरण के उदाहरण मतलब कोई भी चीज है पूर्ण प्रकट होनी चाहिए। जैसे हमने सैलरी दी, अब सैलरी चुका दी, अब सैलरी के नीचे क्या लिखना है आपको, नरेशन लिखना है। या हमने कुछ घर पर ले गए ड्राइंग, ऊपर तो लिख दिया पैसा, अब क्या ले गए घर पर, तो वो आपको विवरण के रूप में लिखना है कि जो चीज ले गए। मतलब हर एक चीज का विवरण लिखना नरेशन के रूप में। तो नरेशन का इसमें आएगा पूर्ण प्रकटीकरण, कंप्लीट समझाना, हर एक चीज कौन सी चीज कहाँ गई है उसका विवरण आपको नरेशन में होना चाहिए। तो अगर वहां लिखा हुआ है तो हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक देख लेगा ये पैसे कहाँ गए, किसने दिए। अब बैंक पैसे ने भेज दिए, एंट्री सिंपल करते हैं केस टू बैंक या राम टू बैंक। अब राम से पैसा चेक क्यों आया वो पूरा विवरण लिख देते हैं। फिर है आपके सारता के उदाहरण, मतलब कि ऐसी मदद लिखनी है जिसका कोई सार हो, बिना मतलब की बिना काम की चीजें उसमें नहीं लिखनी अकाउंटिंग में। महत्वहीन है या जो जिसका कोई काम ही नहीं है वैसी मदद आपको नहीं लिखनी। फिर है रूढ़िवादिता के उदाहरण। रूढ़िवादिता के उदाहरण हम क्या लिखते हैं, केवल हानियों का लेखा करते हैं, लाभों का लेखा नहीं करते हैं। लाभों को लाभ हो रहे हैं अकाउंटिंग करते ही नहीं है, हानि होती है अकाउंटिंग कर लेते हैं। क्योंकि इससे यह फायदा है तो बस हानियों को रोका जा सकते हैं, और लाभ कितना हुआ ये देखते ही नहीं उसमें। केवल हानियों का लेखा या आता भी है एग्जाम में, हानियों का लेखा किस उदाहरण अंतर करते हैं, रूढ़िवादिता उदाहरण। और इसमें क्या है आपके गुप्त संचय, काले धन और बेनामी संपत्ति का निर्माण होता है और टैक्स कम चुकाया जाता है। ये रूढ़िवादिता उदाहरण, इसमें केवल हानि बताते हैं जिससे काला धन ले लेते हैं, यानी कि जो भी गलत ढंग से पैसा कमाया हुआ है, लाभ तो बताते नहीं, तो जो भी पैसा आया उनका घाटा हुआ तो बता देते हैं। इसमें आपके और एक चीज मेन वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किस पर करना है, लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर करते हैं। कौन से उदाहरण, रूढ़िवादिता के उदाहरण। फिर है लागत उदाहरण, इसमें आपके बैलेंस शीट में संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाना, बस यही है आपके लागत उदाहरण। मतलब सही लागत दिखाना, जो लागत है, लागत कौन सी, वहां से खरीद कर बीच में रास्ते में जो खर्चा हुआ वो सब मिलाकर, स्थापना व्यय मिलाकर जो खर्चा होता पूरा एक साथ लिखना है आपको बैलेंस शीट में। ऐसा नहीं खर्चों को हमने खर्चों में लिख दिया, जबकि मशीन हमारे पास वहां से जहां से लेके आए रखी और चालू होने तक के पहले के सारे खर्चे हम क्या लिखेंगे, मशीन के अंदर जोड़ के लिखेंगे। उसे बोलते हैं ऐतिहासिक लागत पर। खरीदने पर नहीं लिखना है, पूरा जो खर्चा हुआ उस खर्चे के कारण ही मशीन चालू हुई। जैसे चालू हो जाती है मशीन, स्टार्ट हो जाती है, पर वहां से फिर खर्चे, अब जो खर्चे होंगे वो आपके खर्चों में लिखेंगे, और इससे पहले जो खर्चे हुए सब आपके मशीन की लागत में जोड़ देते हैं। फिर मिलान के उदाहरण, इसमें उपार्जन के उदाहरण पर आधारित है, मतलब मिलान करना, जो पहले भी था अभी। उपार्जन का उदाहरण को क्या बोलते हैं, मिलान के उदाहरण बोलते हैं। मतलब इसमें हम पेंड बनाते हैं, ट्रेडिंग पेंड, जिसमें लाभ और हानि को मिलान करते हैं। और अगर इसमें आता है प्रीपेड भी आता है और आउटस्टैंडिंग में आता है, मिलान करना जरूरी है। अगर किसी ने पैसे एडवांस दे दिए ज्यादा तो माइनस कर दो, घटाते हैं प्रीपेड, आपके आएगा ट्रेडिंग पेंड बैलेंस शीट में, तो वहां उसमें होगा आपके अगर पैसे ज्यादा दे दिए हैं तो माइनस कर दो, कम दे दिए तो
जोड़ दो, कुल मिला के 1 साल का रखना है, उससे कहते हैं मिलान के उदाहरण। फिक्स 1 साल का ही होना चाहिए, ना पिछले साल का ना अगले साल का। फिर है द्विपक्षीय उदाहरण, मतलब इसमें 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। नाम से देखना है द्विपक्षीय उदाहरण, तो आपको इसमें डेबिट और क्रेडिट मतलब ये वाले उदाहरण इसके अंदर आएंगे। ये फॉर्मूला किस अंदर होता है आपके, द्विपक्षीय उदाहरण के कारण ही होता है। ये सूत्र भी आता है आपके, जिसमें डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। फिर है आपके आगम उदाहरण, आगम मतलब के कितना आया पैसा, और भी है जब तक पैसा प्राप्त नहीं हो लिखना नहीं, ये भी लिखना है, मतलब जब तक पैसा प्राप्त नहीं हो जाए उसको अंदर नहीं लिखना है आपको, उसे कहते हैं आगम उदाहरण। पैसे तो आगे, अब कह दिया कि मैं पैसे भेज रहा हूँ, किसी ने फोन करके कह दिया कि मैं पैसे भेज रहा हूँ, लिख दो एंट्री, हम एंट्री कर देंगे तो वो नहीं मान जाएगी। जब तक पैसा हमारे पास आएगा नहीं या हमारे खाते में नहीं आएगा तब तक उसकी एंट्री नहीं करनी। और इसके बारे में क्या होगा नहीं है, और देखो इसके बारे में अब है आपके ये जो मेन देखो ICAI, ICAI क्या होता है इसके बारे में पूछ लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई, 1977 में। ये भी आता सन, ये पूछ लेते हैं, नहीं तो बीओ में भी बीओ हो गया एग्जाम। ICAI ये नाम पूरा पूछ लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। ये इंडिया के लिए अकाउंटिंग के लिए, चार्टर्ड के लिए, और ये फिर आपके इंस्टीट्यूट के लिए। 1977 में अप्रैल 1977 ये पूछ लेंगे तो लिख लेना आपको। फिर इसमें आपको एक तो बोले भारतीय कंपनी अधिनियम कौन सा 1956, अब नया कौन सा है 2013 का है नया, अभी इस संशोधित हुआ है नया 2013 में कंपनी अधिनियम। उसके बारे में पूछ ले, बना कब 2013 में, लागू कब हुआ 1 अप्रैल को। देखो अभी जो नया लागू हुआ 2013 वाला, तो 2013 में तो बना ही, 2013 बना है आपके नया क्या नाम है अधिनियम, हाँ वो कंपनी अधिनियम है, वही बात है कंपनी अधिनियम है। अब अधिनियम कब बना 2013 में, कौन सा अधिनियम है, कंपनी अधिनियम। ये कंपनी अधिनियम है यहाँ पर, भारतीय कंपनी अधिनियम। और अब ये किसमें हो गया आप देखो, बना तो 2013 में, लेकिन लागू कब हुआ 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ। पूछ लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, तारीख बार पूछ लेते। फिर देखो इसमें आपके लेखा मानक ये पूछते हैं जरूर कि कौन से लेखा मानक में कौन सा आता है। जो आपके पार्ट में जो है, आपके पास जो पार्ट है उसमें तो एक तो है आपके पार्ट नंबर 6 है आपके, है ना, मूल्यह्रास। तो पूछ देते हैं लेखा मानक, ऐसे पूछ देते हैं मूल्यह्रास कौन सा लेखा मानक आता है 6 में, बस केवल 6 नंबर 5 में से लिखना है आपको। ये रोकड़ तो बाद वालों के लिए है, 3 नंबर आता है वहां पर। फिर नीतियों का प्राकृतिक स्टॉक आता है, स्टॉक नंबर 2 में, स्टॉक है आपके इसलिए स्टॉक आएगा आपके। फिर और कौन सा है आपके, लीज पट्टा बैलेंस शीट का है, ये भी आता है आपको 19 नंबर। फिर है आपके अमूर्त संपत्तियां का आता है 26 नंबर, ऐसे 26 को इसने चेंज कर दिया, 8 में लिख दिया, फिर भी देखो 26 लिख देना, यहाँ लिखा होगा। और ज्यादा और क्या है आपके देनदार और प्रावधान 29 नंबर है। ये कुछ एक तो आपको याद रखना, ज्यादातर आप एक तो 9 नंबर आगम मान्यता, अभी था है ना आगम मान्यता, वो वाला 9 नंबर, और ये मूल्यह्रास का नंबर 6 और स्टॉक का नंबर 2, ये 1-2 आपको याद रखना है, इतने शायद याद होंगे नहीं तो 2 अलग हैं, याद रख लो 2 अलग, 2 ये इसने याद कर लिया, 2 इसने याद कर लिया। अकाउंटिंग प्रोसेस देखो ध्यान दो, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है, पहचानना। सबसे पहला है पहचानना, फिर है प्रविष्टिकरण रिकॉर्डिंग करना, फिर वर्गीकरण करना, फिर संश्लिष्टीकरण करना। फिर लेखांकन प्रणालियां 3 प्रकार की है। एक तो है एकल है, जिसमें केवल एक तरफ से एंट्री होती है। वो कौन करता है, दूध वाला है, चाय वाला है, सब्जी वाला है, जो केवल ऐसे लिखता है एक तरफ ही, पैसा आने की और जाने की, हताल रोकड़, मतलब कि 2 नहीं लिखता। जो उधार भेजते हैं वही लिखते 2 बार। वकील वगैरह है या डॉक्टर है, जिसके पास केवल पैसे आए वो उसकी एंट्री करेगा एक साइड की, बस पैसे आने की, उसके पास पैसे जाते नहीं, जाएंगे तो भी अलग से घर खर्च के लिए वो अलग आता है। मतलब व्यापार करेगा उसके पास केवल पैसा आते ही आता, जाता नहीं। वो तो सब जैसा दूध वाला कह सकते हो कि मान लो हाँ गाय के लिए चार लाए वो अलग चीज है, वरना दूध बेचता है और वो पूरे पैसे रोकड़ी होते हैं ज्यादातर। नहीं तो भी सबसे अच्छा है डॉक्टर का, कह सकते हो, डॉक्टर केवल पैसा आता है।
फिर है आपके द्विअंकन मतलब डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें आपकी अवधारणा थी एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फिर है भारतीय बही खाता प्रणाली। भारतीय बही खाता प्रणाली के बारे में पूछ सकते हैं कितने कैसी बुक होती है, कितने सल होते हैं, आता है ना वो। हाँ वो इसके बारे में देखो, ये लिखा हुआ इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि इसके बारे में लिखो। तो देखो ये हजारों वर्षों से प्रचलित है। इसका उद्गम कहाँ हुआ है? भारत में। और प्राचीनतम पद्धतियों में से एक है। और इस पद्धति में हिसाब किताब लंबी मुड़ी हुई लाल लंबी होती है, मुड़ी हुई होती है, सल लगे होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 8 सल वाली बहियों में हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में लिखा होता है। अन्य हिंदी होगी या अन्य भारतीय भाषा मतलब मराठी गुजराती में अलग अलग लिखा हुआ आ सकता होगी। ये विधि पूर्ण वैज्ञानिक है और द्विपक्षीय श्रृंखला पर आधारित है। मतलब आपके द्विपक्ष इसमें भी डेबिट और क्रेडिट होता है। ये पहले था, लेसन भी था, पूरा पाठ था उसके बारे में, वो हटा दिया। अब लेन देनों की लेखा प्रविष्टि, खतौनी, अंतिम खाते इसमें भी बनते हैं। इसमें भी बैलेंस शीट बनती है, इसमें भी जर्नल एंट्री होती है। 2 पक्ष होते हैं, इधर वाला इधर ऐसे, इसमें भी आप सब लिखते हैं कंप्लीट। फिर है लेखांकन के आधार 2 आधार होते हैं। एक है रोकड़ आधार जो केवल केस में होता है, और एक है आपके उपार्जन आधार जो नकद के अलावा भी होता है। फिर फॉर्मूला है, संकल्पना मैंने पहले लिखा रखी है, ये चीजें इसमें पूछ सकते हैं।